नैना एक माध्यम वर्ग परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। घर में माता-पिता, 4 बहनें और एक भाई-भाभी थे। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और 2 नैना और उसकी छोटी बहन कुमारी थी। अब रिश्ते में बंधने की बारी नैना की थी। नैना के लिए कई रिश्ते देखे गए, लेकिन कुछ नैना के परिवार वालों को पसंद नहीं आए, क्योंकि नैना में सिर्फ एक ही खराबी थी कि वह शरीर से थोड़ा भारी थी। बाकी नैन नक्श और कटिंग तो उसकी लाखों में एक थी। देखते देखते एक रिश्ता पसंद आया। लड़का मध्यम वर्ग परिवार से था। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से तो खानदान नैना के परिवार से भी कम था, लेकिन बाद विचार से खानदान नैना के पिता श्यामलाल जी को उत्तम लगा। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि लड़का श्यामलाल जी को पहली नज़र में ही भा गया। लड़के का रंग रूप, दक्षता और सबसे ज़्यादा उसका हुनर, यह सब देखकर उसकी तो नज़र ही नहीं हटी। उनके बेटे को भी लड़का पहली नज़र में ही जच गया। लड़के के परिवार में उसके पिताजी, 2 बहनें और एक भाई थे, जिसमें से एक बहन की शादी हो चुकी थी। मिला जुलाकर दोनों 20-25 हज़ार ले आते थे, तो घर का खर्च चलने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। श्यामलाल जी ने सोचा। श्यामलाल जी को लड़के के पिता की एक बात मन ही मन खटक रही थी कि वह अपनी लड़की के शादी के पहले सूरज की शादी क्यों कर रहे थे। क्योंकि लड़की सूरज से बड़ी थी, तो उन्होंने बात बात में पटवारी जी से पूछ ही डाला। एक बात पूछूं, अगर आप बुरा नहीं माने तो? नहीं, आप बोलिए, सामने से पटवारी जी ने कहा। आप पहले अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि वह सूरज से बड़ी है? तो पटवारी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, इन बच्चों की माँ नहीं है। अगर बहू लाने से पहले बेटी को विदा कर देंगे तो हमें खाने की भी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात यह भी है कि एक बेटी आएगी और दूसरी बेटी जाएगी, तो घर आंगन भी हरा भरा रहेगा। लड़के की पिता की बात ठीक लगी। दोनों तरफ से सब ने अच्छा मुहूर्त देख कर सगाई पक्की कर दी। नैना और उसकी माँ भी रिश्ते से बहुत खुश थे, यह सोचकर कि लड़का भी बहुत अच्छा है और परिवार भी छोटा है। पैसों का क्या है, वह तो आज नहीं तो कल हो जाएंगे। यह तो लड़की का अपना भाग्य है, नैना की माँ और उसके पिताजी ने सोचा। सगाई और शादी के बीच सिर्फ 1 महीने का वक्त था। देखते देखते 1 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और वह शुभ घड़ी आ ही गई जब नैना अपने मायके छोड़कर ससुराल में बसेरा करना था। लेकिन शादी वाले दिन एक मुश्किल आन पड़ी थी। श्यामलाल जी के दूर के रिश्तेदार से यह सब खबर मिली कि आपने नैना बेटी का रिश्ता कहाँ कर दिया है। यह लोग एकदम अच्छे नहीं हैं। मेरी बेटी का घर इनके घर के ठीक बगल में है। पटवारी जी का अपनी पत्नी के साथ भी व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं था। बीमारी की अवस्था में भी वो अपनी पत्नी से काम करवाते थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी इलाज के अभाव में ही चल बसी। उनकी पत्नी को दिल की बीमारी हो गई थी, जिसके इलाज के लिए 2 लाख लगाने थे, लेकिन उन्होंने रुपयों को ज़्यादा महत्व दिया। दोनों बेटियों का भी अपनी माँ के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। किसी भी काम में मदद नहीं करना और मुंह पर जवाब दे देना इन दोनों के स्वभाव में है। हाँ, एक बात है जो अच्छी है, वो ये है कि नैना बेटी की शादी जिस लड़के से हो रही है, वो लड़का सूरज बहुत ही भला है और नेक है। यह सब सुनकर श्यामलाल जी एक बार तो गहरी सोच में पड़ गए कि अब करे तो क्या करे। सारे कार्ड बट गए। बारात आंगन में आने वाली है। अगर अब रिश्ता तोड़ना है तो पूरी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और तो और इन सब का मेरी दूसरी बेटी पर भी असर पड़ेगा। फिर उसकी शादी में भी अड़चनें आएगी। इसी सब उधेड़-बुन में श्यामलाल जी चक्कर काट रहे थे। तभी नैना की माँ वहाँ आ गई और कहने लगी, शादी का घर है और आप कहीं काम करने के बजाय यूँ चक्कर क्यों काट रहे हैं। उन्होंने सारी बात अपनी धर्मपत्नी को बताई। एक बार तो नैना की माँ भी परेशान हो गई कि क्या करे, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर यह तय किया कि जिससे शादी हो रही है वो लड़का ठीक है, तो वह अपनी पत्नी के साथ कुछ भी अनैतिक नहीं होने देगा। यह सब सोचकर वो खुशी खुशी बारात की स्वागत की तैयारियों में लग गए। सजावट ठीक से हुई है या नहीं, कैटरिंग वाले अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। देखते देखते शाम हो गई और बारात दरवाजे पर आ गई और सब बारात के स्वागत में लग गई। विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। अब विदाई होनी थी। नैना की माँ, बहनें और नैना का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन बेटी को विदा तो करना ही था और समाज की रीत को निभाना ही था।
अगले दिन पगफेरे की रस्म थी तो नैना का भाई पहुंच गया अपनी बहन को लाने के लिए। नैना की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अपने भैया को देखकर जल्दी जल्दी चप्पल पहनी और आ गई मायके, क्योंकि वो तो सुबह से ही चहक रही थी कि कब भैया आए और उसे लेकर जाए। घर पहुंची नहीं कि माँ के सवालों की बौछार शुरू हो गए। ससुराल में सब कैसे हैं बेटा, सब ठीक है ना, तेरा ख्याल तो रखते हैं, तू खुश तो है ना, तुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ तो नहीं, वगैरह वगैरह। अरे माँ, कल रात ही तो गुजारी है मैंने वहाँ, आज सुबह तो तुम्हारे पास आ गई। अच्छा या बुरा समझने के लिए भी तो वक्त लगता है। तो माँ ने अपने भोलेपन में कहा, ठीक है, ठीक कहा बेटा, माँ हूँ तो बच्चे की एक पहल की दूरी भी बेचैन कर देती है। अच्छा माँ, अब ज़्यादा भावुक मत हो और ना मुझे करो। फटाफट से ये बताओ कि खाने में क्या बनाए है, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं जितना भी टेस्टी खाना खा लूँ, लेकिन आपके हाथों के बने खाने में जो बात है वह किसी में नहीं। मैंने तेरे पसंद का पकौड़ी का रायता, मूली की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और मिसी रोटी बनाई है। वाह माँ, जल्दी से दे दो, बहुत भूख लगी है। फिर नैना ने खाना खाया, सबसे जी भर के बातें की। इतने में सुबह से शाम हो गई। फिर सूरज अपने भाई और दोस्तों के साथ नैना को लेने आ गए। नैना की माँ और नैना ने तो इस तरह रोए जा रही थी जैसे फिर से विदाई हो रही हो। बस अब शुरू होने वाली थी नैना की दुखों की घड़ी। सुबह सुबह नैना उठी और ससुराल में पहली रसोई बनाई। लेकिन ये सब क्या, सुबह से 9 बज गए, 10 बज गए और फिर 11 बज गए। अब तो इंतज़ार की इंतहा हो गई। तब नैना ने अपनी ननद से पूछा कि आज मौसी नहीं आएगी क्या। तब भी उसकी ननद ने ये नहीं बताया कि हमने मौसी को छोड़ दिया है। बोली पता नहीं बीमार पड़ गई होगी। नैना की हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और उसे काम में लगा दिया गया। उसने सारे बर्तन साफ किए, कपड़े धोए, झाड़ू किया। उसने सोचा कि शायद दीदी आएगी और कहेगी कि भाभी आप रहने दो, मैं कर लूँगी, अभी तो आपकी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो टस से मस नहीं हुई, चुपचाप बैठी बैठी देखती रही। ससुर जी भी चुपचाप बैठकर देख रहे थे। ये नहीं कि अपनी बेटी को समझाए कि जाकर अपनी भाभी का काम में हाथ बटाओ। नैना रोती जा रही थी और काम करती जा रही थी। साथ ही साथ मन में ये सोच रही थी कि एक ही आदमी के 2 चेहरे हो सकते हैं। शादी से पहले तो पापा जी बेटी बेटी करते नहीं थकते थे और आज पहले ही दिन से ही उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिए। ननद ज़्यादातर बदमाश होती है ये तो सुना था, पर ससुर ऐसा काम होता है। और रही बात सूरज की, तो वह इन सब से अनभिज्ञ थे, क्योंकि उन्होंने शादी के लिए जो 1 सप्ताह की छुट्टी ली वो ख़त्म हो गई थी। इसीलिए वो तो सुबह 9 बजे ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। अब ये अत्याचार तो रोज़ का ही था। रोज़ इसी तरह काम करती रहती और दोनों बाप बेटी चुपचाप देखते रहते। इतना ही नहीं, उसे अपने मायके में फ़ोन भी नहीं करने देते। जब भी वो फ़ोन करने बोलती तो कहती कि तुम मिस कॉल दो, फ़ोन में बैलेंस नहीं है। लेकिन नैना बहुत स्वाभिमानी थी, उसे मिस कॉल देना अच्छा नहीं लगता था और जब फ़ोन आता तब भी उसे खुलकर बात करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि ननद जहाँ भी जाओ जासूस बनकर खड़ी रहती। इसीलिए चाहते हुए भी वह अपनी व्यस्त किसी से कह नहीं पाती। जब भी माँ पूछती बेटा तू ठीक है ना, तब वह ऊपरी मन से कह देती हाँ माँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो ना, घर में सब ठीक है ना, यह कहकर वो फ़ोन रख देती। लेकिन माँ का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि सब ठीक है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों से कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन उसकी सिसकियों की आहट पहचान ही लेती है। और फिर लड़के के पिता के स्वभाव से भी वाकिफ़ थी, इसीलिए उसका दिल बहुत घबरा रहा था। तो उसने नैना के बाबूजी से कहा जी मेरा जी बहुत घबरा रहा है, आप नैना को ले आइए, मुझे लग रहा है कि वो बहुत तकलीफ़ में है। तो नैना के बाबूजी ने कहा मुझे भी ऐसा लग रहा है, आज तो बहुत रात हो गई है, मैं कल सुबह ही जाकर ले आऊँगा। दूसरे दिन संजोग से रविवार था, तो नैना के पिताजी ने सोचा कि फ़ोन बिना किए जाते हैं, ताकि अचानक जाएंगे तो असलियत का पता चल जाएगा और आज दामाद जी भी मिलेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। मन ही मन यही सब सोचते हुए वो अपने बेटे के साथ नैना के ससुराल जा पहुँचे। सबसे पहले नैना की हालत देखकर उसके पिताजी और भाई गुस्से से आग बबूला हो गए। नैना के
बिखरे हुए बाल, चेहरे पर पसीना और घबराहट और हाथ में पोंछा देखकर जैसे ही नैना के पिताजी ने चिल्लाकर आवाज़ दी और कहा, ये क्या हाल बना दिया है आपने मेरी बेटी का। मेरी फूस जैसी बच्ची 2 महीने में मुरझा गई है। आप लोग इसे नौकरों की तरह काम ले रहे हैं, इसीलिए आप इसे जब भी भेजने को कहो कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देते हैं। वो आप ही थे ना जिन्होंने ये कहा था कि एक बेटी जाएगी और दूसरी बेटी आएगी। हमारे घर तो कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ खाना बनाने का काम है, बाकी सब काम के लिए मासी है। हम तो इसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। क्या हाल कर दिया आपने, आपके खोखले आचरण का। इतना सब होने के बाद पटवारी जी अपनी निर्लज्जता से बाज नहीं आए और कहा कि मासी है वो 4-5 दिन से बीमार है, इसलिए नहीं आई है। यह सब सुनते ही नैना के सब्र का बांध टूट गया और वो एक छोटे बच्चे की तरह रोते बिलखते हुए अपने पिता और भाई के गले लगते हुए बोली, मैंने चुपचाप अपने मुंह पर ठेपी लगाकर आज तक आपका और दीदी का अत्याचार सहा है, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ उस दिन से कोल्लू के बैल की तरह सुबह से लेकर रात तक अकेले का सारा काम किया है। जब फ़ोन में बात करने भी बोलती तो आप लोग बात नहीं करने देते। जब कभी मेरे मायके से भी फ़ोन आता तो दीदी हर वक्त सर के ऊपर खड़ी रहती। मैं तो अपनी व्यथा किसी को भी नहीं बता पाई, क्योंकि मैं अगर सूरज जी को भी बताती तो उन्हें यही लगता कि मैं उनकी परिवार के खिलाफ़ भड़का रही हूँ। इसीलिए अंदर ही अंदर घुटती रही, यहाँ तक कि जब भी मायके जाने की बात बोलती तो यह जवाब मिलता कि क्या कोई फंक्शन है तुम्हारे पीहर में, रोज़ रोज़ बेटियां का काम भी क्या है पीहर में। भगवान से डरिए पापा जी। बेटी के दर्दों की व्यवस्था सुनकर नैना के पिता ने कहा, बेटी अब एक पल भी तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। पटवारी जी एक बार कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने अपनी बेटी ब्याही है, बेची नहीं है। उसके बाद नैना के पिता ने नैना से पूछा कि दामाद जी कहाँ है। एक बार उनकी भी राय जान लेना ज़रूरी है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इन लालची और छोटी सोच वालों लोगों के बीच मरने के लिए अपनी फूल जैसी बच्ची को नहीं छोड़ सकता। तब नैना ने कहा कि पापा कंपनी के काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, आज वापसी है, बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, चल हम बाहर ही इंतज़ार कर लेते हैं, हमें इन लोगों से घिन आती है। करीब 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद सूरज आया। आते ही सूरज ने अपने ससुर जी और साले साहब के पैर छुए और पूछा, आप लोग बाहर क्यों हैं, प्लीज़ अंदर चलिए। तब नैना बाबूजी ने कहा, ये तो आप अपने पिताजी से ही पूछिए। तब सूरज ने अपने पिता से पूछा, क्या किया है आपने, आखिर आप बताइए, चुप क्यों खड़े हैं, बोलिए ये क्या बोल रहे हैं। बेटा मैं बताता हूँ, इनका मुंह ही है नहीं बोलने का। जब से नैना शादी करके आई है उस दिन से मायके में पिताजी और बहन दोनों मिलकर नैना को प्रताड़ना दे रहे हैं। नैना के आते ही इन्होंने काम वाली मासी को हटा दिया और जब नैना ने पूछा कि मासी क्यों नहीं आ रही है तो कहने लगे, मासी को हटा दिए हैं क्योंकि एक आदमी का खर्च भी तो बढ़ गया है। सारा दिन जानवरों की तरह उसे काम करवाया, इतना ही नहीं कभी फ़ोन पर बात तक नहीं करने दी, और जब भी हम फ़ोन करते हैं तो उस समय भी कान लगाकर सारी बातें सुनते रहते हैं। यह बेचारी सारी व्यवस्था अकेली ही सहती रही ना, इससे आपको कुछ बताया और ना हमें बता पाई। आपको कुछ इसीलिए मालूम नहीं था क्योंकि आप सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, रात को 11 बजे घुसते हो और रविवार को भी अपनी बहन के लिए लड़के देखने निकल जाते हो। हमें भी यह सब मालूम नहीं चलता, लेकिन जब भी हम नैना को भेजने की बात करते तो आपके पिताजी बोलते कि आज उसकी ननद आई है, आज उसकी ननद की तबीयत ख़राब है, वगैरह वगैरह। यह सब सुनकर सूरज को बहुत ख़राब लगा और उसने नैना से कहा, कम से कम तुम मुझे तो बता सकती थी। मुझे बहुत बार शक तो हुआ तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर, लेकिन जब भी पूछता तो तुम कहती नहीं, सब ठीक है। बस बहुत हो चुका है नैना, अब तुम्हें सहने की ज़रूरत नहीं है। पापा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लालची होने के साथ साथ इतनी छोटी सोच वाले भी हैं। आपने पैसों की लालच में आकर माँ को भी खो दिया। माँ के इलाज में अभाव में चल बसी, बीमारी की हालत में भी उसने काम करवाया। वह कहती रही, मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आपने उनकी एक ना सुनी। उस समय तो मैं बहुत छोटा था और कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने अपनी माँ को तो खो दिया है, लेकिन अपनी पत्नी को आपके हाथों बलि नहीं चढ़ने दूंगी। तुझे तो शर्म आती है
आपको अपना पिता जी कहते हुए अपनी मेरी पत्नी का खर्चा जोड़ा, जबकि पूरा खर्च मेरी कमाई से चलता है। और हाँ, जाते जाते एक बात दीदी आपसे भी कहता हूँ, कम से कम एक औरत होने के नाते आपको तो अपनी भाभी की मदद करनी चाहिए थी। भगवान ना करे कि जो नैना के साथ आपने किया है कल आपके साथ भी ऐसा ही हो। नैना चलो अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ नहीं रहना। फिर एक बार तो सूरज नैना को लेकर अपने ससुराल चला गया। बाद में सूरज ने रेंट पर घर लिया। आज दोनों खुश हैं अपनी गृहस्थी में अपने बेटे के साथ।